हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज से मैं जो है हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के एक जो है PYQ सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT PG की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की तैयारी कर रही है, या फिर TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और यदि आपका विषय हिंदी है, तो ये जो सीरीज़ है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो हिंदी भाषा और इसके विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं। तो आप मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करें और वीडियो के अंत में आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपके जो स्कोर हैं वो कितने बनते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जाता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है देवनागरी लिपि में लिखित है कि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जाएगा, तो वो कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इसका जो प्रश्न उत्तर रहेगा, सही उत्तर है वो सी रहेगा, यानी कि 343। संविधान के 343 अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जाता है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो आपका जो समय है वो शुरू होता है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि भारतीय संविधान के 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य स्वर है, कि स्वर अ या फिर छोटी ई या बड़ी ई या फिर अ, तो इनमें से कौन सा पाश्चात्य स्वर है। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा उत्तर आएगा। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ए, यानी कि जो आ है वो हमारा कैसा स्वर है, वो हमारा पाश्चात्य स्वर है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी कि जब हिंदी भाषा का विकास हुआ था तो कौन सी भाषा कौन सी बोली पहले आई थी। यानी कि पहले पाली आई थी या फिर प्राकृत आई थी, अपभ्रंश आई थी या हिंदी आई थी। तो किस तरीके से कौन सा क्रम इसमें सही है, तो उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो ए रहेगा, यानी कि पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई और उसके बाद हमारी हिंदी भाषा आई है। तो इस तरीके से इसका ये सही अनुक्रम है। उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित वर्णों को उनके जो ध्वनि गुण हैं उनके साथ सुम्मिलित कीजिए, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो हमारा ए रहेगा, यानी कि जो क है वो कैसी ध्वनि है, ये अघोष अल्प प्राण है। उसके बाद जो ख है वो कैसा है, वो सघोष महाप्राण है। जो ग है वो सघोष अल्प प्राण है और जो घ है वो हमारा अघोष महाप्राण है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ए जो है सही रहेगा। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित हिंदी के जो भाषाविदों हैं उनके द्वारा जिस ग्रंथों की रचना हुई थी तो उनको जो है उसके साथ मिलान करना है।
जैसे कि कामता प्रसाद गुरु है, इसने कौन से ग्रंथ की रचना करी। तो इस प्रकार से जो भाषा विद्वान दिए गए हैं तो उनकी ने किस ग्रंथ की रचना की है तो उनके साथ उसको मिलाना है। तो आपका जो समय है वो शुरू हो चुका है, तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसमें कौन सा उत्तर आएगा। तो इसमें कौन सा उत्तर बनता है, वो जो है बी रहेगा। यानी कि जो कामता प्रसाद गुरु, इसका जो है ग्रंथ वो कौन सा है, हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी, तो इसका कौन सा है, तो हिंदी शब्दानुशासन, ये इसका ग्रंथ है। उदय नारायण तिवारी, इसका ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये इसके ग्रंथ है। और रामविलास जो शर्मा है उसका कौन सा रहेगा, तो भाषा और जो समाज है, ये इसके ग्रंथ का नाम है। तो इस प्रकार से जो बी ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं। तो इसमें से बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। आग तत्सम है, बयार है, पंख है या फिर अक्षर है। तो इसमें से कौन सा जो तत्सम शब्द है तो वो कौन सा है, तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो ड रहेगा, यानी कि जो डी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो अक्षर है वो कैसा शब्द है, तो अक्षर हमारा तत्सम शब्द है। उसके बाद जो हमारा 8वां प्रश्न है तो वो कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो नीचे जो है भाषाएं दी गई हैं, तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी जो भाषा है वो आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो संस्कृत नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, अरबी नहीं है या फारसी नहीं है। तो इसमें से कौन सी भाषा है वो जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो बताइए कौन सी भाषा रहेगी इसमें। तो इसका जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अरबी। जो अरबी है वो हमारी आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ देखें, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, यानी कि यूनानी, लैटिन, प्राकृत और तुर्की, इनमें से कौन सी भाषा है जो हमारी आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, तो वो कौन सी है, तो वो बताइए। तो कौन सी है जो आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, तो वो तुर्की भाषा है जो आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। उसके बाद अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें से तत्सम शब्द नहीं है वो बताना है कि जो आज्ञा है वो तत्सम शब्द नहीं है। राय, सर्व या स्वामी, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है, तो बताइए। तो इसमें जो सही उत्तर रहेगा वो राय रहेगा कि जो राय है शब्द वो हमारा तत्सम शब्द नहीं है। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है, तो हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं वो बतानी है कि इनमें से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है, तो आप बताइए कौन सा उत्तर रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि जो ट, ठ, ड और ढ ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो इसके विषय में भी जो है मैंने आपको पढ़ाया था, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी थी हिंदी व्याकरण से संबंधित, आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखेंगे। तो इसमें मैंने सारा बता रखा है कि कौन सी वर्ग का उच्चारण कौन सा बनता है, तो आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, मानसरोवरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो आप उत्तर दीजिए, आपका समय शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 8, यानी कि जो मानसरोवर है उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या 8 होती है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, रामचंद्र वर्मा को कहा जाता है, या फिर गोपाल नाथ तिवारी को कहा जाता है, या किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर रहेगा, तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा कामता प्रसाद गुरु, यानी कि कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अंग्रेजी, फारसी, रिपोर्ताज, कूपन, कारतूस। ये जो शब्द दिए गए हैं वो किस भाषा के शब्द हैं, तो वो आपको बताना है कि अंग्रेजी के हैं, फ्रेंच के हैं, पुर्तगाली के हैं या फिर जर्मन के हैं। तो इनमें से कौन से भाषा के ये शब्द दिए गए हैं, तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर रहेगा वो रहेगा फ्रेंच, यानी कि जो फ्रेंच भाषा की ये शब्द है। कौन कौन से? अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज, कूपन, कारतूस। तो ये जो शब्द है ये सारे सभी शब्द फ्रेंच भाषा के हैं। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। तो वो किस विद्वान ने कहा है, तो वो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू होता है कि इसमें कौन सा उत्तर आएगा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी आएगा, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह आएगा, या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आएगा, फिर या फिर राहुल साकृत्यायन आएगा। तो इसमें से कौन सा विद्वान है जिसने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है, तो वो कौन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो इन्होंने जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो भाषा है उसको कोसली, प्राचीन कोसली कह करके पुकारा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो इसमें से हमें उत्तर बताइए कि कौन सा रहेगा। राजस्थान रहेगा, या फिर मध्य प्रदेश रहेगा, तमिलनाडु रहेगा, या फिर छोटा नागपुर रहेगा। तो इसमें से कौन सा उत्तर है, तो वो आप मुझे बताने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा छोटा नागपुर। जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसको मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र माना जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सुम्मिलित कीजिए। एक तरफ जो है स्वर ध्वनियाँ, तावल्य ध्वनियाँ, महाप्राण और ध्वनियाँ और अघोष ध्वनियाँ। तो ये कौन कौन सी हैं, तो हमें आगे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसके साथ मिलान करना है। तो वो कौन है, तो आप सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा डी। ये है ए, बी, सी और डी। तो ये जो डी है ये हमारा सही उत्तर रहेगा। यानी कि जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो अंग, अह और आई और ओ, ये हमारी कैसी ध्वनियाँ, ये हमारी स्वर ध्वनियाँ हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो जो तालव्य ध्वनियाँ हैं वो च, छ, ज और झ ये हैं। उसके बाद अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो अल्प प्राण ध्वनियों में क, ख, ग, घ और अड़, ये हमारी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। उसके बाद अघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो अघोष ध्वनियाँ ख, ठ, थ और फ, ये हमारी कैसी ध्वनियाँ, ये हमारी अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर रहेगा वो डी रहेगा। उसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि एक तरफ जो बोली दी गई है और दूसरी तरफ बोली का जो क्षेत्र दिया गया है, तो उनको मिलान करना है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो ब्रिज भाषा है उसका क्षेत्र कौन सा आएगा, अलीगढ़ आएगा। भोजपुरी का जो क्षेत्र रहेगा वो हमारा छपरा रहेगा। मैथिली का जो क्षेत्र है वो है दरभंगा, और अवधी का जो क्षेत्र रहेगा वो सुल्तानपुरा रहेगा। तो इस प्रकार से जो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा बी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है, तो भारतीय भाषाओं में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो वो कौन सी अनुसूची में है, अष्टम में है, सप्तम में है, नवम में है या दसवें में। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर रहेगा, तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो अष्टम रहेगा कि भारत की जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जर्मन से है, फ्रेंच से है, रूसी से है या फिर हिंदी से है। तो किस भाषा से इसका संबंध है, तो वो उत्तर देने का आप प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जर्मन। इनकी जो ग्रीम नियम है वो जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित माना जाता है। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, तो उसको देख लेते हैं कि इसमें जो है मिलान करना है, जो बोलियों को उनके क्षेत्रों से मिलाना है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो वो कौन सा है, तो आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि जो बांगरू भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, रोहतक में। उसके बाद जो भोजपुरी है वो कहाँ जब बोली जाती है, छप्पर में। उसके बाद जो कुमाऊनी है वो कहाँ बोली जाती है, अल्मोड़ा में। और जो खड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाएगी, तो वो मेरठ में बोली जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो किस लिपि में हुआ था। तो इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप देने का प्रयास कीजिए कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ब्राह्मणी लिपि, यानी कि नागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो वो कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो उसका आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसमें कौन सी बोली आएगी, तो इसमें जो है मैथिली आएगी, कि जो मैथिली बोली है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाएगी, तो जो मैथिली है वो बिहार में बोली जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ये नहीं आएगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि जो पुरानी हिंदी जो नामकरण है वो किसने दिया है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है, तो आप बताने का प्रयास कीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इंसा अल्लाह खां हैं या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो पुरानी हिंदी जो नामकरण है वो किसने दिया है, तो उसका आप उत्तर दीजिए आप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी रहेगा। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उन्होंने जो है जो अपभ्रंश मिश्रित जो हिंदी थी उसको जो है पुरानी हिंदी उन्होंने नाम दिया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में जो मान्यता है वो कब मिली थी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। 26 जनवरी 1950 रहेगा, 14 सितंबर 1949 रहेगा, 15 अगस्त 1947 रहेगा या फिर 14 सितंबर 1955 रहेगा। तो इसका कौन सा सही उत्तर है, तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित बोली है उनको उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ मिलान करना है। तो आप जो है मिलान करके बताइए कि इसका सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा। प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, तो वो सी उत्तर रहेगा। जो हाड़ौती का जो है क्षेत्र है वो कौन सा है, राजस्थान है। बघेली का जो क्षेत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो मध्य प्रदेश रहेगा। गढ़वाली का जो प्रदेश है वो कौन सा है, तो गढ़वाली जो कहाँ बोली जाती है वो उत्तराखंड में बोली जाती है। और जो कन्नौजी है वो कहाँ बोली जाएगी, तो कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाएगी। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो सी रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, तो निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित करना है।
तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो कौन सा उत्तर सही है। तो आपका जो समय है वो शुरू होता है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि जो करो है वो उसमें कौन सी बोली में आता है। तो ये बांगरू, करहु ये अवधी का है, करो ये ब्रज भाषा का है और करा ये भोजपुरी का है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो ए रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। तो वो कौन सा है। महाभाषा है, अष्टाध्यायी है, योग वरिष्ठ है, बृहस्पति नीतिसार है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा पाणिनि ने भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था। जो समय है वो शुरू होता है, आप बताइए कौन क्या उत्तर इसका सही रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अष्टाध्यायी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें शब्द रचना जब हम करते हैं तो उसमें योगदान नहीं है। प्रत्यय का नहीं है, पद का नहीं है, धातु का नहीं है या उपसर्ग का नहीं है। तो किसका नहीं है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पद। जो शब्द रचना है उसमें पद का योगदान नहीं होता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप साधक प्रत्यय हैं। तो कौन कौन सा है इसमें। तो उसको बताने का प्रयास कीजिए। बचपन, लड़के, मातृत्व या एकता। तो कौन सा है इसका उत्तर रहेगा। तो आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा लड़के। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करना है। नीचे ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं तो वो कौन सी भाषा की है। तो उसके साथ सम्मिलित करते हुए आप बताइए कि इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ए, जसुमती हरि पालने झुलावे। तो ये कौन सी भाषा का है। ये ब्रज भाषा का है। तेहि अवसर एक पावस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तो ये किसका है। तो ये अवधी भाषा का जो है पंक्तियाँ, अवधी भाषा की ये पंक्तियाँ हैं। अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा भोज की। तो ये किसका है। ये डिंगल भाषा की जो है पंक्तियाँ हैं। देखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत, नगीना है लग। तो ये जो है दक्षिणी भाषा की पंक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार का जो सही उत्तर रहेगा वो ए रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित क्रिया रचना को उनकी सही भाषा के साथ मिलान करना है। तो ये क्रिया रचना दी गई है तो इसमें कौन सी भाषा रहेगी। तो ये इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा या फिर सी रहेगा। तो कौन सा रहेगा। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा। अएऊ ये किसका है। अएऊ जो है अपभ्रंश भाषा का है। उसके बाद आइल, आइल किसका है। तो आइल जो है भोजपुरी का है। आवा ये अवधी का है और आयो ये हमारा ब्रज भाषा का है। तो इस प्रकार से जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ में सम्मिलित करना है। नीचे कुछ शब्द ये जो आगे हैं ये शब्द कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे निरोग, दीर्घाकार, सदाचार, प्रत्येक। तो इसमें कौन सी संधि है। तो उसको मिलान करते हुए आप बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। ए है, बी है, सी है या फिर डी सही है। तो इसमें से कौन सा है। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो बी रहेगा। निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में वृद्धि संधि है। दीर्घाकार, दीर्घाकार में दीर्घ संधि है। सदाचार में व्यंजन संधि है। और प्रत्येक में यण संधि है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है? तो हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि शोर सैनी अपभ्रंश से है, अपभ्रंश से है, पश्चिमी प्राकृत से है या फिर प्राकृत से है। तो किससे हिंदी भाषा का संबंध है? तो आप उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा तो शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का संबंध है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? लोक भाषा कहा है, जन भाषा कहा है, देश भाषा कहा है या फिर अशुद्ध भाषा कहा है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। हमारा जो अब अगला प्रश्न है वो कौन सा है? तो हमारा जो अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा, ग्रीम नियम का जो संबंध है वो किससे है? स्वनिम विज्ञान से है, बोली विज्ञान से है, अर्थ विज्ञान से है या फिर कोश विज्ञान से। तो किससे जो है ग्रीम नियम का संबंध होता है? तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा स्वनिम विज्ञान। जो ग्रीम नियम है उसका जो संबंध है वो स्वनिम विज्ञान से होता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो कैसा है? तो सही उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए कि संस्कृत निष्ठ है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी है, ब्रज भाषा अवधि का मिश्रित रूप है। तो हिंदुस्तानी भाषा कैसी है? तो आप इसका उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो हिंदी और उर्दू मिश्रित जो है ये इसका रूप है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो इसमें से कौन सा अर्ध स्वर है? तो आप उत्तर बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर सही रहेगा। य रहेगा, प रहेगा, अक्षर रहेगा या फिर ग रहेगा। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो आप उत्तर दीजिए मुझे, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए, यानी कि य जो है वो हमारा कैसा स्वर है? तो अर्ध स्वर कहलाता है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि बोली का जो लघुत्तम रूप वो कौन सा होता है। व्यक्ति बोली रहता है, उपबोली है, सहायक बोली है या फिर वर्ण है। तो बोली का लघुत्तम रूप कौन है? तो वो आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। तो बोली का जो लघुत्तम रूप है वो कौन सा है? तो व्यक्ति बोली बोली का लघुत्तम रूप है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो वो कौन सी है? तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि जो कन्नड़ है वो द्रविड़ भाषा परिवार की क्या है? भाषा है। आज के लिए इतना ही। कल हम अपने अगले क्वेश्चनों को लेकर के फिर से आएंगे। ये वे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
तो इस सीरीज़ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ये भी जान पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, कहाँ पर क्या कमी है और आपको और कितनी बेहतर तैयारी करनी है। आपको आज मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी की कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उसका विषय हिंदी है, तो वे जो स्टूडेंट हैं अपनी ये जो सीरीज़ है इसके माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।